हेलो दोस्तों, जय श्री राम। सुगर टेक्निकल्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिल हाउस ऑटोमेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मिल हाउस ऑटोमेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। मिल हाउस ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट का सबसे पहला रीजन था हमारा सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो इंटरलॉकिंग है, हमारी मिल हाउस ऑटोमेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा रीजन होता है कांस्टेंट फीडिंग। हमारी जो फीडिंग होती है वो प्रॉपर कांस्टेंट रहनी चाहिए, जिसकी मदद से हमारी मिल्क की जो एफिशिएंसी है, हमारा जो जूस एक्सट्रैक्शन है, वो बेटर हो पाए। तीसरा हमारा पॉइंट आ गया एफिशिएंसी, बेटर एफिशिएंसी के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ मेन 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें मिल हाउस ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम अपने टॉपिक का मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं मिल हाउस ऑटोमेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी मिल की इंटरलॉकिंग्स होती हैं, या जो मिल का ऑटोमेशन है वो सीक्वेंस वाइज किस तरीके से हमारा काम करता है। तो दोस्तों, जैसे ही गन्ना हमारे वेइंग होने के बाद हमारे केन यार्ड में आ जाता है, तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है मिल को स्टार्ट करने के लिए। तो पहला हमारा ऑटोमेशन, पहला हमारा इंटरलॉकिंग बनेगा मिल स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस। स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस। एक बार जब हमारी मिल चल जाती है, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा ऑटो केन फीड कंट्रोलर का, कि हमने मिल तो अपनी स्टार्ट कर ली है, तो अभी हमें गन्ने को सही तरीके से कैसे डालना है जिसकी मदद से हमारा कोई जाम भी ना लगे और एक कांस्टेंट फीडिंग हम मिल को प्रोवाइड करा पाए। तो दूसरा हो गया हमारा ऑटो केन फीड कंट्रोलर। एक बार एसीएफसी फाइब्रस केन को हमारे मिल नंबर 1 पर पहुंचा देगा, तो उस टाइम पे हमें तीसरे ऑटोमेशन की, तीसरे इंटरलॉकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे बोलते हैं हम मिलिंग सीक्वेंस या मिलिंग कंट्रोल। तो तीसरा हमारा जो लॉजिक बनेगा वो मिलिंग कंट्रोल के ऊपर बनेगा। एक बार हमने मिल को प्रॉपर कंट्रोल कर लिया, केन को फाइब्रस केन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसे बगास में कन्वर्ट कर लिया, तो अभी रिक्वायरमेंट है हमारी प्रॉपर जूस एक्सट्रैक्शन को लेके, ताकि हम बगास से जो हमारा फाइब्रस केन बना हुआ उससे अच्छी तरीके से जूस को हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एम्बिबिशन वाटर की। एम्बिबिशन वाटर, एक बार हमने एम्बिबिशन वाटर देना स्टार्ट कर दिया, तो अभी रिक्वायरमेंट होगी हमारी एक एफिशिएंट टेम्परेचर का वाटर प्रोवाइड कराना, जिससे हम बेटर एक्सट्रैक्शन कर पाए। तो पांचवा पॉइंट बनता है हमारा एम्बिबिशन वाटर टैंक लेवल एंड टेम्परेचर कंट्रोल। इसको हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग लॉजिक। अब एक बार हमने पानी लगाना शुरू कर दिया, अब हमारा क्या है, वहां से हमारा जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा 6 जो हमारा लॉजिक बनेगा वो बनेगा हमारा जूस फ्लो स्टेबलाइजेशन का। जूस फ्लो स्टेबलाइजेशन का। जूस फ्लो स्टेबलाइजेशन के साथ साथ हमारी जो रोटरी स्क्रीन होती हैं उस पे हम वाटर के स्प्रे प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी हमें रिक्वायरमेंट होगी वॉश टैंक लेवल लॉजिक। ये हमारे मिल पे मेन 7 तरीके के हमारे इंटरलॉकिंग्स यूज होती हैं। इसके बाद हम अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरलॉकिंग हम बात करेंगे सेफ्टी इंटरलॉक, सेफ्टी लॉजिक्स के बारे में। और 9th पॉइंट पे हम बात करेंगे हमारे वेरियस पैरामीटर्स, हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट लिस्ट। तो दोस्तों, ये हमारे मेन पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम मिल हाउस के सभी लॉजिक को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं मिल स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस को लेके। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मिल स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस लॉजिक को लेके। तो सबसे पहले तो हमें स्टार्ट और स्टॉप करने में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे मिल पर कभी भी जाम नहीं लगनी चाहिए। अब मान लीजिए हमारा केन यार्ड में है, यहाँ पर केन आ चुका है और अभी हम फर्स्ट टाइम मिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये जो हमारा बगास कैरियर है, जो हमारे बॉयलर के लिए बगास जा रही है, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद हम बगास एलिवेटर को स्टार्ट करेंगे, नंबर 2। उसके बाद हम मिल नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों स्पेस कम होने की वजह से मैंने इस फिगर में सिर्फ 3 मिल ली हैं। इसी तरीके से अगर कहीं 4 मिल है, 5 मिल है, तो उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं सेम इसी प्रोसेस के थ्रू। एक बार हमने मिल 3 को स्टार्ट कर लिया, फिर हम जीआरपीएफ नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। जीआरपीएफ 3 को स्टार्ट करने के बाद आईआरसी नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आईआरसी नंबर 2 स्टार्ट करने के बाद हम मिल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मिल नंबर 2 स्टार्ट करने के बाद जीआरपीएफ नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जीआरपीएफ 2 स्टार्ट करने के बाद हम आईआरसी नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। 1 को स्टार्ट करने के बाद हम मिल हाउस को मिल नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। मिल नंबर 1 को स्टार्ट करने के बाद हम जीआरपीएफ नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के बाद हमें केन रैक एलिवेटर स्टार्ट करना है, उसके बाद बेल्ट कैन कन्वेयर स्टार्ट करना है और उसके बाद हमें मेन केन कैरियर को स्टार्ट कर देना है। तो आपने देखा ये सारी प्रोसेस हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने का हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? सपोज कीजिए अगर हमने मिल की स्टार्टिंग जो है मेन केन कैरियर से हमने स्टार्ट किया, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा? तो जैसे ही हमारा केन अनलोडर ऑपरेटर इस पर केन को हमारे एमसीसी पे ले जाएगा और आगे की बेल्ट हमारी अगर नहीं चल रही होगी, तो ये बेल्ट चलेगी, सारा का सारा केन होगा हमारा इस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमें जैमिंग के इशू को फेस करना पड़ेगा। अगर हम इस सीक्वेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाते हैं, तो सबसे पहले एमसीसी से जैसे ही हमारा केन पास होगा, ऑलरेडी बेल्ट कन्वेयर चल रही होगी, बेल्ट कन्वेयर से केन रैक एलिवेटर पे जाएगा, आगे का सारा सर्किट हमारा प्रॉपर वे में चल रहा है, तो हमारा जो केन होगा वो 5 राइजर तक फाइब्रस केन में कन्वर्ट होगा और मिल से जो हमारी फाइनल मिल से जो मटेरियल निकलेगा वो बगास में कन्वर्ट होके निकल जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम स्टार्ट सीक्वेंस की बात करेंगे, स्टार्ट सीक्वेंस, तो ये हमेशा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और अगर हमें इस मिल को स्टॉप करना है तो हम इधर से स्टॉप करेंगे, स्टॉप सीक्वेंस। जब भी हमारी फैक्ट्री क्लोजिंग का टाइम आएगा, जब हमें उसे बंद करना होगा, तो सारा फीड, सारा केन हमारा जब केन यार्ड से खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले हम एमसीसी बंद करेंगे, उसके बाद केन बेल्ट कन्वेयर और इसी ऑर्डर में धीरे धीरे हम सब कुछ बंद करते चले जाएंगे और हमारी मिल की फाइनल स्टॉपेज हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि है हमारा ऑटो केन फीड कंट्रोलर, एसीएफसी। एसीएफसी लॉजिक की जब हम बात करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं एसीएफसी का स्कोप एरिया कितना होता है। एसीएफसी हमारा मेन केन कैरियर से स्टार्ट होगा और हमारा केन रैक एलिवेटर तक हमारा एसीएफसी कंट्रोलिंग करता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 3 बेल्ट हैं, मेन केन कैरियर, केन बेल्ट कन्वेयर एंड केन रैक एलिवेटर। इन तीनों में से हम एक को मास्टर मानते हैं, बाकी 2 बेल्टों को स्लेव रखते हैं। तो इसमें हमारी जो मास्टर बेल्ट होगी वो होगी हमारी केन रैक एलिवेटर, ये हमारी मास्टर है, और ये दोनों जो हमारी बेल्ट्स हैं ये हमारी स्लेव कहलाएंगी। ऐसा क्यों है? अब जैसे मान लीजिए क्रसिंग के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले केन रैक एलिवेटर को एक सेट पॉइंट दे देंगे। मान लीजिए हमारी केन रैक एलिवेटर है, वो हमारी 0 to 1500 आरपीएम तक चल सकती है। जो हमारा मेक है, जो हमारा डिजाइन है, हमारी रिक्वायरमेंट है, वो आरपीएम हमारा 0 से 1500 तक का ट्रेवल कर सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी क्रशिंग रेट के अकॉर्डिंग कि हमें कितना क्रश करना है डेली का, उसके हिसाब से हम केन रैक एलिवेटर में एक सेट पॉइंट प्रोवाइड करा देंगे। जैसे मान लीजिए इसका 0 आरपीएम पे हमने 4 मिली एम्पियर ले लिया और 20 पे हमारा हो गया 1500, ये 200 आरपीएम है। अब जैसे मान लीजिए हमने 90% का सेट पॉइंट दिया, फॉर एग्जांपल 90% पे ये हमारा कोई 1300 आरपीएम आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम केन रैक एलिवेटर को एक फिक्स सेट पॉइंट दे देंगे, जिससे हमारा एक आरपीएम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा केन बेल्ट कन्वेयर होगा, केन बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो केन रैक एलिवेटर के साथ रेशियो में काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने केन रैक एलिवेटर को 70% पे सेट किया, 70% का मतलब ये हो गया
कि हमारी केन रैक एलिवेटर को हमने जितना भी सेट पॉइंट दे रखा है उसके 70% पे हमारी केन बेल्ट कन्वेयर काम करेगी। और केन बेल्ट कन्वेयर के जैसे मान लीजिए हमारा एमसीसी है, मेन केन कैरियर, इसको हमने दे दिया 60%। तो ये 60% हमारी केन रैक कन्वेयर के जितने आरपीएम होंगे, जैसे मान लीजिए हमारा 1300 आरपीएम था, 1300 आरपीएम का हमने 70% लिया, बचा हमारा 1100 आरपीएम। अब 1100 आरपीएम का 60% मान लीजिए 650 आरपीएम पड़ गया हमारा। तो दोस्तों हमने देखा, सबसे पहले हमने अपने मास्टर रैक एलिवेटर को सेट पॉइंट दिया 90% का, जो कि हमारा 1300 आरपीएम पे चल रहा था। उसका रेशियो सेट पॉइंट केन बेल्ट कन्वेयर को हमने दिया 70%। तो 70% ऑफ केन रैक एलिवेटर विच इज इक्वल्स टू अराउंड 1100 आरपीएम। और जो हमारा एमसीसी का होगा, जिसे हम 60% ऑफ केन बेल्ट कन्वेयर के चला रहे हैं, तो अराउंड 650 आरपीएम आया। ये दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करके देखेंगे तो शायद इसके आसपास ही आएगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये मैं बस रफली फिगर ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले तो ये हमारी जो तीनों बेल्टें होती हैं किस तरीके से एक रेशियो में एक दूसरे के प्रोपोर्शनली वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं केन रैक एलिवेटर की, ये किस किस कंडीशन में हमारा स्टॉप होगा या ट्रिप होगा, आरपीएम जीरो करेगा, या किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग या लॉजिक रहेगा। अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने सेम यही एग्जांपल 90% पे हम अपना केन रैक एलिवेटर को चला रहे हैं। इन एनी केस जो हमने मिल नंबर 1 पे या जीआरपीएफ पे जो हमने मैक्स सेट पॉइंट दे रखा है, जैसे मान लीजिए हमारा मिल 1 जो है वो 0 से 1400 एम्पियर लोड लेती है, तो हम क्या चाहेंगे, अगर हमारा मिल ओवरलोड होती है तो उस कंडीशन में पीछे से हमारा फीड पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। तो जैसे ही हम इसे सेट पॉइंट देंगे कि 1410 एम्पियर हो जाए, तो हमारी केन रैक एलिवेटर 0 आरपीएम पे हो जाए। ये हमने मैक्स सेट पॉइंट दे दिया। जैसे ये सेट पॉइंट आएगा, हमारा केन रैक कैरियर 0 आरपीएम पे आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग सभी के सभी पीछे के हमारे जो कैरियर्स होंगे वो 0 आरपीएम पे हो जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि वो स्टॉप हो चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर हमारा दुनाली शूट लेवल 100% हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम चाहेंगे कि पीछे के सारे आरपीएम 0 हो जाए, ताकि आगे कहीं भी कोई जाम ना लगे, कोई भी स्टॉपेज ना आए। तो ये बात हो गई हमारी केन रैक एलिवेटर की। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। इनके साथ साथ केन रैक एलिवेटर का एक तीसरा पॉइंट भी आता है, जिसमें अगर हमारा जो स्क्रीन जूस लेवल टैंक होता है, अगर वो हमारा 100% फिलअप हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारी केन रैक एलिवेटर का जो आरपीएम होगा वो भी 0 हो जाएगा। और जैसे ही हमारा इसका जूस लेवल हमारा डाउन होगा, फिर से हमारा केन रैक एलिवेटर स्टार्ट हो जाएगा। दोनाली शूट लेवल जैसे ही 100 से कम होना स्टार्ट होगा, तुरंत हमारा केन रैक एलिवेटर उसी के प्रोपोर्शनली वर्क करने लगेगा। सेम इसी तरीके से जैसे ही मिल हाउस का लोड हमारा 1410 एम्पियर के नीचे आएगा, हमारा केन रैक एलिवेटर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तो बात हो गई केन रैक एलिवेटर की। अब हम बात करते हैं केन बेल्ट कन्वेयर की। अब दोस्तों क्या होता है, केन बेल्ट कन्वेयर में हम कुछ प्रिपरेटरी डिवाइसेस भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 5 राइजर लगा हुआ है और इक्वलाइजर लगा है। अब क्या है, जैसे ही हमारा 5 राइजर या केन इक्वलाइजर पे हमारा लोड बढ़ेगा, उसी के प्रोपोर्शनली हमारा केन बेल्ट कन्वेयर के आरपीएम स्लो होने लगेंगे, ताकि हमें फिर से वही बात है कि कहीं भी कोई भी स्टॉपेज या कोई भी जैमिंग इशू का फेस ना करना पड़े। उस कंडीशन में अगर हमारे प्रिपरेटरी डिवाइसेस के लोड बढ़े, तो हमारा केन बेल्ट कन्वेयर के आरपीएम को स्लो कर देगा। जैसे ही हमारे केन बेल्ट कन्वेयर के आरपीएम स्लो होंगे, उसी के प्रोपोर्शनली मेन केन कैरियर के आरपीएम भी स्लो हो जाएंगे। अब उसी तरीके से दोस्तों हमारे एमसीसी मेन केन कैरियर पर भी कुछ प्रिपरेटरी डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे चॉपर, लेवलर, पुशर। तो अगर किसी भी प्रिपरेटरी डिवाइसेस का लोड बढ़ता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, हमारे मेन केन कैरियर के आरपीएम भी स्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि किसी तरीके से हमें किसी भी जैमिंग इशू का फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों ये हमारी इंटरलॉकिंग थी एसीएफसी की। इसी के साथ साथ अगर हमारी कोई भी इंटर रैक कैरियर इन तीनों में से अगर कोई भी ट्रिप हो जाता है, तो उस कंडीशन में जितने भी हमारे एलिवेटर्स हैं, केन कैरियर्स हैं, सभी के सभी सिक्वेंसली
तुरंत ट्रिप हो जाएंगे। बाकी ट्रिपिंग इंटरलॉक, ट्रिपिंग सीक्वेंस क्या होता है वो हम अपना आगे बात करेंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मिलिंग सीक्वेंस या मिलिंग कंट्रोल। दोस्तों चाहे हम ACFC की बात करें या मिलिंग कंट्रोल की बात करें, दोनों का ही मेन पर्पस ये होता है कि हमारे जो फीड है, हमारा जो गन्ना है वो कांस्टेंट वे में हमारी पूरी ही मिल को मिलता रहे, ताकि कहीं पर भी हमें जर्क लोड फेस ना करना पड़े, कहीं भी कोई जैमिंग ना हो, कहीं भी हमें स्टॉपेज को फेस ना करना पड़े। इसीलिए हम ACFC और मिलिंग कंट्रोल का यूज करते हैं। अब मिलिंग कंट्रोल की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा मिल नंबर 1 से लेकर हमारी जो लास्ट मिल होगी वहां तक हमारा काम करेगा। अब हम मान लेते हैं हमारा मिल नंबर 1 DC लेवल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे DC लेवल हमारा बढ़ने लगा। जैसे ही आप हमारे फोटो में देख सकते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं, टेबल में हम खुद अपने हिसाब से सेट करते हैं कि किस पॉइंट पे हमें क्या RPM चाहिए, किस लोड पे हमें कितने RPM चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारा DC लेवल 1 अगर हमारा 0 से 50% तक इंक्रीज होता है, तो हमने मान लिया हमने मिल हाउस के RPM पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया है। अगर DC लेवल 1 हमारा 60% से ज्यादा चला जाता है, तो हम मिल नंबर 1 के RPM को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ताकि हमारा जो DC लेवल जो हमारा बढ़ गया है, दोनाली शूट लेवल जो हमारा बढ़ रहा है, वो हमारा मिल RPM बढ़ जाने की वजह से सारा का सारा फीड हमारी नेक्स्ट मिल पे ट्रांसफर हो जाए और यहाँ पर हमें किसी तरीके की कोई भी जैमिंग का फेस ना करना पड़े। इसके साथ दोस्तों अगर हमारी कोई भी मिल ट्रिप हो जाती है, तो उससे पहले की डिसेंडिंग ऑर्डर की जितनी भी कैरियर्स होंगे वो भी सभी के सभी सिक्वेंशियली तुरंत का तुरंत ट्रिप हो जाएंगे। सेम रीजन वही होगा हमारा कि हम जैमिंग इशू से बचाने के लिए, एक एडिशनल स्टॉपेज को रोकने के लिए हम इस टाइप की इंटरलॉकिंग बनाते हैं।